साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र में बनने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर विपक्ष शुरू से ही कई तरह की आशंकाएं उठा रहा था। पहला सवाल तो ये किया जा रहा था कि बिना पूर्ण बहुमत के नरेंद्र मोदी आखिर सरकार बनाएंगे कैसे, और फिर सरकार बनी तो तेलुगु देशम और जदयू के गठबंधन से इस बनी सरकार को वो चलाएंगे कैसे, क्योंकि उन्हें तो बिना किसी की सुने अपने ही मन की करने की आदत है। तो ऐसे में ये सरकार अगर बन भी गई तो ये चलेगी कितने दिन। तो दोस्तों, सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब विभागों का बंटवारा करके नरेंद्र मोदी ने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है, और बड़े ही दमदार तरीके से दिया है। क्योंकि मोदी की नई कैबिनेट को देखकर तो यही लगता है कि इसके गठन में वाकई इन्होंने किसी की नहीं सुनी, सब कुछ अपनी ही प्लानिंग और मर्जी के मुताबिक किया है। गृह से लेकर रक्षा और वित्त मंत्रालय तक सारे महत्वपूर्ण विभाग मोदी ने भाजपा के पास ही रखे हैं, और उन्हें सहयोग देने वाली पार्टियों को एक तरह से हल्के फुल्के मंत्रालय देकर झुंझुना पकड़ा दिया गया है। ऐसे में विपक्षी भी ये सोच सोच कर हैरान है कि मोदी ने गठबंधन की सरकार में इतना बड़ा खेल किया तो आखिर किया कैसे। तो दोस्तों, शायद यही है मोदी का मैजिक, जिसके सहारे वो तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए अपने ही चुने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, और विपक्ष बस उन्हें देखता रह जाता है। सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने ही पाले में रखने के अलावा नए मंत्रिमंडल के गठन में एक ये बात भी गौर करने वाली है कि इसमें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी वही महत्व और स्थान दिया गया है जो उनको पिछले कैबिनेट में प्राप्त था। यानी नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय और राजनाथ सिंह के पास उनका रक्षा मंत्रालय बना हुआ है। तरह इसे लेकर जो आशंका जताई जा रही थी कि इस बार मोदी सारे सीनियर लीडर्स को दरकिनार करके अपने चहेते जूनियर लोगों को ही कैबिनेट में स्थान देंगे, ये गलत साबित हो गई। इसके अलावा चुनाव न लड़ने के बावजूद निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्री बनाकर मोदी ने कहीं ना कहीं यह संकेत दे दिया है कि चुनाव लड़ना या न लड़ना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं उनके कंधे पर उनका हाथ यूं ही बरकरार रहेगा। इसे देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी को भी अब कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल तो लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा अध्यक्ष की ही दो बड़ी वैकेंसीज खाली हैं, तो क्या इनमें से किसी पद के लिए स्मृति ईरानी की लॉटरी लग सकती है, या फिर अभी थोड़ा इंतजार करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में उन्हें कोई अच्छा पोर्टफोलियो पकड़ाया जा सकता है। दोस्तों, मोदी के नए मंत्रिमंडल में किसी मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे, तो वो था गृह मंत्रालय। कहा जा रहा था कि अमित शाह किसी भी कीमत पे इस बार दोबारा गृह मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए खुद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे उनके सहयोगी ही अमित शाह को गृह मंत्री बनाया जाना कतई पसंद नहीं करेंगे। इसकी वजह भी बहुत स्पष्ट है कि अमित शाह के गृह मंत्री रहने के दौरान विरोधी पार्टियों को तोड़ने फोड़ने और दबाव डाल के सांसदों का पाला बदलवाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह का दुरुपयोग किया गया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसे देखते हुए अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्री बनाया जाना और उस पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने से पहले एक बहुत बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही थी कि भाजपा अगर इस बार बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाती है तो मोदी शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी दल के समर्थन की बात तो दूर, खुद भाजपा में उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। मोदी के पीएम बनने और उनके कैबिनेट में राजनाथ और गडकरी के शामिल होने के बाद ये आशंकाएं पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। कहा यह भी जा रहा था कि मोदी की सरकार को समर्थन देने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखने का दबाव बनाएंगे, जिससे मोदी सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री रह जाएंगे और एनडीए की सरकार की असली चाबी सहयोगी दलों के हाथों में ही रहेगी। लेकिन अब ये सारे मंत्रालय भाजपा के हिस्से में आने के बाद ये आशंका भी निर्मूल साबित हुई है। दोस्तों, दरअसल मेरी समझ में भी ये आशंका दरअसल एक हाइपोथेटिकल ही फिनोमेना ही थी। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शायद दोनों ही नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी का कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतना बड़ा ओहदा हासिल करके उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और फिर नीतीश कुमार की बात करें तो वो तो जीतन राम मांझी को एक बार मुख्यमंत्री बनाकर इसका नतीजा भुगत चुके हैं। दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू भी अपने ससुर एनटीआर की सियासी विरासत को जबरन हासिल करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो वो अपने सामने अपनी पार्टी में किसी
नेता को इतना कद्दावर होना देखना नहीं चाहेंगे। इन सारी आशंकाओं का समाधान होने के बावजूद अब तक लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर रहस्य बरकरार है कि ये पद आखिर किसके हिस्से में आएगा। सबसे तगड़ी दावेदारी इसमें तेलुगु देशम की बताई जा रही है। कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू किसी भी हालत में स्पीकर का पद अपने खाते में लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को बचाने और गिराने में स्पीकर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतीत को याद करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जब गिरी थी तो उस समय तेलुगु देशम के ही स्पीकर बाल योगी थे, जिनकी बताया जाता है कि इस सारे घटनाक्रम में अपनी एक अहम भूमिका रही थी। स्पीकर पद के लिए भाजपा की ओर से आंध्र प्रदेश से चुनाव जीतकर आई डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे किए जाने की सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, जो कि आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष होने के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन भी हैं। हालांकि इस बात में भी दो पेंच दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि पारिवारिक विवाद के चलते चंद्रबाबू नायडू का उनके नाम पर राजी होना तकरीबन नामुमकिन जान पड़ता है, और दूसरा ये कि जिस बात का अंदाजा लगा लिया जाए वो काम तो मोदी और शाह किसी भी हाल में नहीं करते हैं। तो ऐसे में पुरंदेश्वरी का नाम आने के बाद अब बहुत कम संभावना है कि वो उन्हें स्पीकर पद के लिए आगे बढ़ाएं। ऐसे में ओम बिरला को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा या फिर स्मृति ईरानी को स्पीकर का ताज पहनाकर मोदी शाह सबको चकित करेंगे, या फिर दराज से किसी और मोहरे को निकालकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। ये तो बस अब वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूं आप सबसे इजाजत। प्रखर खबर में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, किसी नई खबर और किसी नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत का तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के घंटे को बजाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए और आप उन्हें देख सकें। इसके अलावा आप अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। आपकी बेशकीमती राय और आपके सुझावों का हमें रहता है हमेशा इंतज़ार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।